नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकाल के बारे में कि जब मौर्य काल का पतन होता है तो कल मैंने आपको बताया था शुंग वंश के बारे में। उन शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो जो अंतिम शासक था वो था देवधूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवधूति। तो मैं मगध में आपको बता दूं, मगध में कई बार यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि मगध में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया है। कितने? 7 राजवंशों ने। सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यंक वंश या पितृहंता वंश। उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। तो हर्यंक वंश जो था उनका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। उसके बाद का उसके जो पहले की जानकारी है वो हमारे पास नहीं मिलती है। और जो हमारे हर्यंक वंश का जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथ से मिलता है और जैन ग्रंथ दोनों से मिलता है, इसलिए हमारे पास हर्यंक वंश तक की जानकारी है। उसके बाद उसके पहले का जो काल है उसको हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं। तो पहला वंश कौन आता है? हर्यंक वंश। उसके बाद का वंश कौन आता है? शिशुनाग वंश। और उसके बाद का वंश आता है नंद वंश। नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश और कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन। ये मौर्य तक तो हर कोई जानता है कि मौर्य काल कैसा था, महान सम्राट अशोक कैसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में तो लगभग हर एक आदमी जानता है। लेकिन उसके बाद ये शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इतिहास में ये बहुत ही इनकी जो घटनाएं थी वो भी बहुत कम थी। क्योंकि जो ज्यादा प्रतापी राजा होता था वो जितना महान होगा, जितना प्रतापी होगा, जितने उसने युद्ध लड़े होंगे उसकी उतनी ही चर्चा होगी। तो उसको ज्यादा लोग जानेंगे, जिसने कम किया है उसको कम लोग जानेंगे। तो इसके बाद के जो काल रहा, मौर्य के जो पतन हुआ तो मौर्योत्तर काल रहा। मौर्य का पतन आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि मौर्य काल का जो पतन है वो उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही महाराजा बृहद्रथ को मार दिया था। बृहद्रथ को मार दिया और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। फिर शुंग वंश का जो समापन है वो किसने किया? तो मैं आपको बता दूं, वासुदेव ने किया था। वासुदेव ने किया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवधूति। कौन था? देवधूति। वैसे ही जैसे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा था, वैसे ही वासुदेव ने देवधूति को मार दिया। और यहाँ पर शुंग वंश का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है कण्व वंश। तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। देवधूति और वासुदेव में कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ध्यान रखना कि देवधूति ये किसका अंतिम शासक था? शुंग वंश का। और संस्थापक कौन था कण्व वंश का? वासुदेव। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कण्व वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। यहां लिख के रखा हुआ है, उसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और उस समय जब ये कण्व वंश था उस समय जो हमारे मगध था उसकी सीमा केवल पाटलिपुत्र तक ही रह गई थी। कहां तक? पाटलिपुत्र। आपने देखा जब मौर्य काल होता है तो भारत की सीमा कहां तक थी? बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक थी। और ये नीचे दक्षिण से केरला और तमिलनाडु के कुछ राज्य, कुछ हिस्सा छोड़कर कश्मीर तक उनकी सीमा थी। तो एक अखंड भारत की रचना कर दी थी मौर्य काल में। तो जब ये हमारा कण्व वंश आता है तो उसकी सीमाएं घटती 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 वो बहुत ही अपने सीमित जगह पर रह गई थी। मगध में ही पाटलिपुत्र तक ही सीमा जो थी वो एक राज्य के बराबर मान के चलो, उस समय फिर राज्य के बराबर उनकी एक सीमा रह गई थी। तो जब मौर्य काल का पतन होने के लिए आया तो राजाओं ने बौद्ध धर्म का विस्तार करने लगे, बौद्ध धर्म पर अपना पैसा लुटाने लगे। तो इसलिए अपनी राज्य की सीमाएं जो है वो उनकी बढ़ने की जगह घटने लगी थी, कम होने लगी थी। कई बाहर के राजा आकर भी, मैंने कल बताया था डेरियस आया था उस बाहर का राजा, तो फिर वो भी हमारे भारत पर आक्रमण करने लगा। किस तरह पुष्यमित्र शुंग ने उसको हराया। ठीक है। फिर मिनांडर आया था यमन से, तो मिनांडर को भी हराया था। तो मिनांडर और एक जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन,
उनका वर्णन मिलता है मिलिंदोपन्हा में। कहा मिलता है? मिलिंदोपन्हा। नागसेन और मीनांडर का वर्णन जो है वो एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंदोपन्हा, उसमें मिलता है। तो खैर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो सीमा थी उस समय वो पाटलिपुत्र तक ही सीमित थी। तो सातवाहन, उसके बाद यहाँ पर सातवाहन शुरू हो जाता है। फिर इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत कम प्रश्न बनते हैं। इनसे अगर प्रश्न बनते भी हैं तो संस्थापक कौन था, कण्ववंश का संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा जो अंतिम शासक था और इसका संस्थापक जो था वो वासुदेव था। उसके बाद आता है सातवाहन। सातवाहन जो है उसकी संस्थापना किसने की थी? उसके संस्थापक कौन थे? वो थे शिमुक। शिमुक महाराजा थे, उन्होंने ही सातवाहन की स्थापना की थी। इनकी राजधानी उस समय की जो राजधानी थी, राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में पड़ता है। और कृष्णा और गोदावरी नदी के का जो बीच का एरिया था, अब कृष्णा नदी बहती है और गोदावरी नदी बहती है, आपको पता है। तो उन नदियों के जो बीच का एरिया था, जो सारा एरिया था, वो सातवाहन के अंडर आता था। तो यहां तक आपको समझ आ गया। तो इसके जो प्रमुख शासक थे, कई शासक हुए सातवाहन में भी, कई शासक हुए। इसका जो प्रमुख शासक हुआ जिसने कुछ करके दिखाया, उसका नाम था गौतमी पुत्र राजकीर्ण। क्या था? गौतमी पुत्र राजकीर्ण। अब इस राजा के आगे उसकी मां का नाम लगा हुआ है कि गौतमी पुत्र राजकीर्ण। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय की जो राज्य व्यवस्था थी वो क्या थी? मातृसत्रात्मक थी। मातृसत्रात्मक थी, पितृसत्रात्मक नहीं थी। लेकिन वहां पर मां का नाम पहले लिखा जाता था, लेकिन जो राज्याभिषेक था वो पुरुष ही कर सकते थे, क्योंकि राज्य पर जो वो पुरुष ही अधिकार कर सकते थे, सिंहासन पर पुरुष ही बैठ सकते थे। लेकिन नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाना, ये इस बात को दर्शाता है कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? मातृ सत्रात्मक थी राज्य व्यवस्था, पितृ सत्रात्मक नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पिता का नाम आता। कई ऐसे राजा हुए जिनके आगे पिता का नाम आता है और कईयों का माता का नाम, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके भी बाद का नाम जो है वो मौर्य, उनकी माता मूरा के नाम से पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं तो उनके बचपन का नाम क्या था? चंद्रू था। तो उनका नाम था गौतमीपुत्र राजकीर्ण। सातवाहनों ने सबसे पहले जो था, जो सातवाहन थे, उन्होंने ही सबसे पहले भूमि दान देने का काम जो है वो प्रारंभ किया है। भूमि दान से मैं आपको समझा दूं, भूमि दान जो भिक्षु होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनको भूमि दान दी जाती थी। जैसे कोई अगर भिक्षु आ जाता है तो उसको भूमि दान एक कोई जगह उसको दे जाती थी, एक गांव उसको दिया जाता था कि ये गांव आपका रहेगा। लेकिन वहां पर वो खेती नहीं करता था। आपको पूरा समझना है, वहां पर वो ब्राह्मण या वो भिक्षु खेती नहीं करता था। जो वहां पे किसान खेती करते थे, जो उसका टैक्स राजा को जाता था, उसका कर राजा को जाता था, वो कर उस भिक्षु या उस ब्राह्मण को जाता था। आपको समझ आ गया कि उस जगह का जो उस गांव का कर होता था वो उस भिक्षु या उस ब्राह्मण को जाता था। और जो धीरे धीरे फिर ऐसा होने लगा कि एक गांव दे दिया, फिर दूसरा गांव दे दिया, फिर तीसरा गांव हो गया दे दिया। तो ऐसे करते जो वो ब्राह्मण थे और जो भिक्षु थे वो तो एक सामंत बन गए। सामंत का अर्थ होता है कि कोई राजा जो होता था वो किसी को सामंत बना के रखता था। कुछ एरिया जैसे 20-50 गांव का एरिया, वहां पर एक सामंत रखता था कि आप वहां से टैक्स इकट्ठा करके राजा को देंगे। कुछ हिस्सा सामंत अपने पास रखता था और कुछ हिस्सा राजा को दे देता था, तो उसे सामंत कहते थे। लेकिन जब ये भिक्षुओं के पास गांव इकट्ठा होने लगे, जमीन इकट्ठा होने लगी, लेकिन वो वहां पर खेती नहीं करते थे। खेती नहीं करते थे, कमाते कौन थे? मजदूर। और टैक्स कौन लेते थे? वो भिक्षु या ब्राह्मण। तो हमारे समाज में ऐसे आज भी कई गांव है जो ब्राह्मणों के गांव थे, ब्राह्मणों के गांव थे। तो अब तो जब 1947 के बाद ये प्रथा ही खत्म कर दी गई थी कि जो ब्राह्मण थे उनके जो गांव होते थे, वो जो वहां पर खेती करता था वो जमीन उस किसान की होती थी। ऐसा फिर बाद में जब संविधान लिखा गया तो ऐसा उस समय नहीं, तो 1947 से पहले जो था वो ब्राह्मणों या भिक्षुओं का
गांव हुआ करते थे कि कोई कमाएगा तो ब्राह्मण को देगा, भिक्षु को देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कानून ही खत्म हो गया, ये व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। तो इस व्यवस्था को सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू कर दिया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? नाना घाट अभिलेख है, एक नाना घाट अभिलेख है, वहां पर इसका जो है वो वर्णन मिलता है। वहां पर खुदा गया है, पत्थरों में अभिलेख खुदा गया है। तो वहां पर पढ़ने के बाद ये पता चला कि उस समय इस प्रकार की व्यवस्था चली थी कि ब्राह्मणों को जमीन दी जाएगी, भिक्षुओं को जमीन दी जाएगी। अब भिक्षुओं के पास 50 गांव इकट्ठा हो गए तो वो तो सामंत कहे जाने लगे। तो इस तरह की व्यवस्था क्या थी? जो भूमि दान की जो सबसे पहले तो किसने किया था? सातवाहनों ने। ये प्रश्न कई बार जो है वो आ चुके हैं, तो आपने ध्यान से याद रखना है। तो इसकी जो समंती, इसके कारण समंती व्यवस्था शुरू हो गई और उन्होंने ही, सातवाहनों ने ही अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए थे। सिक्के किस चीज के चलाते थे? वो सीसा के, चांदी के और कांसे के और पेटीन के सिक्के ये चलाते थे। और सबसे ज्यादा सिक्के जो है उनके वो सीसा के पाए जाते हैं। सीसा के सिक्के वो बहुत ज्यादा चलाते थे। वैसे चांदी के भी चलाए हैं, पेटीन के भी चलाए हैं, कांसे की भी चलाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सीसा के चलाए गए हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे स्किप करके आप फिर देख सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी मेहनत जो है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो अगली वीडियो आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद ये मैंने बता दिया, ये मात्र सत्रात्मक थे और पितृ सत्रात्मक नहीं थे। उसके बाद इनके कला की बात करते हैं कि कला में इनका क्या योगदान था, ये कला में क्या, किस तरह के निपुण थे जो सातवाहन के शासक थे। तो इनकी सबसे जो कलाकृति है वो मिलती है हमें कार्ले चैत्य। क्या? कार्ले चैत्य इनकी लिपि मिलती है। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई लिपि है। इससे बौद्ध धर्म से, तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जो कार्ले चैत्य लिपि है और जो उनकी कला है वो किस से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और इसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और जो सातवाहन थे वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग बोलने के लिए नहीं करते थे। उनकी जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी? प्राकृत भाषा का प्रयोग बोलने के लिए करते थे, लेकिन जो उन्होंने लेख लिखाए थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखाए थे। लिपि में आपको बता दूं, लिपि होता है किसी चीज को लिपना, लिखना। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी क्या हम कैसे लिखते हैं? हम दाएं को लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर को लिखते हैं। वैसे हिंदी भी हम बाएं से दाएं की ओर को लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। तो इसलिए अंग्रेजी और हिंदी की जो लिपि है वो समान हुई और उर्दू की लिपि जो है वो अलग हो गई, क्योंकि उसको हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं और अंग्रेजी और हिंदी को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो लिखना, लिपने की कला। अब जैसे क्लास में बोलते थे कि हमारे टीचर बोलते थे क्या लीप दिया है, जल्दी जल्दी कहें क्या लीप दिया है। लिपने की कला को लिपि कहा गया है। क्या? लिपने की कला को लिपि कहा गया। किसी चीज को लिखना, उसकी बनावट, लिपि होता है किसी चीज, अक्षर की बनावट, उसको कैसे लिखा गया है, किस तरफ से लिखा गया है, तो इस चीज को लिपि बोलते हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि में उन्होंने अपने लेख लिखवाए थे। और उसके बाद आती है अरावली कला, अमरावती कला। ये अमरावती कला, इसका भी बहुत विकास किया था। सातवाहनों ने अमरावती कला का भी बहुत विकास किया था। उसके बाद मैं आपको चेदी वंश के बारे में बता दूं। उसके बाद आता है चेदी वंश, लेकिन चेदी वंश मगध में नहीं हुआ था। चेदी वंश हुआ था उड़ीसा के कलिंग में। चेदी वंश का जो उत्थान है वो कलिंग में हुआ है। मैं चेदी वंश यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि चेदी वंश का आगे मैं बताऊंगा क्यों बता रहा हूं। चेदी वंश में एक शासक हुआ था, बहुत ही प्रतापी शासक था। तो एक शासक हुआ था जिसका नाम था खारवेल। खारवेल, मैंने जब द ग्रेट अशोक पढ़ाया था तो उसमें भी खारवेल का जिक्र किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किया। उनका जो नजर आ रहा, आज भी नजर आता है काम, उड़ीसा में एक गुफा है, हाथी अभिलेख गुफा। क्या? हाथी गुफा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में मिलता है, जो कि राजा खारवेल ने उसको लिखवाया गया था।
उसके द्वारा लिखवाया गया था कि कोई मगध से अशोक नाम का राजा आया था और उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। उड़ीसा तो आज बोलते हैं, उस समय कलिंग बोलते थे। कलिंग पर आक्रमण किया था और केवल हाथियों के बदले उनको अशोक को क्या चाहिए थे? हाथी। हाथियों के लिए उन्होंने लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी, केवल हाथियों के लिए। अगर हाथियों के लिए नहीं जाते तो वो युद्ध नहीं होता। तो आपको पता है उड़ीसा में हाथी ज्यादा होते हैं, तो उनको हाथी भी, अगर किसी के राजा के पास हाथी हो जाते थे तो वो बहुत अपने आप को बड़ा मानता था। जैसे आज क्या है, रॉकेट लॉन्च है, फिर ये मिसाइलें हैं, कोई प्लेन है, तो एयरक्राफ्ट प्लेन है बड़े बड़े युद्ध के लिए, ये होते हैं। तो अब वो देश पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बाद जो अगर किसी के परमाणु बम हो जाता है, फिर तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली क्या हो जाता है? अगर हम सोचा जाए तो एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में मशाल लेकर चलते हैं आज भी, कि अगर कहीं हाथ लग गया तो धमाके के साथ हम ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हाथियों के लिए ही राजा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग जो है दोबारा फिर संपन्न हुआ, दोबारा फिर वैसे का वैसा हुआ। जो मर गया वो मर गया और फिर वैसा ही हुआ। जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। नंदराज और उनकी एक बेटी थी पद्मा। बेटी क्या थी? पद्मा, जिन्होंने युद्ध लड़ा था और हार गए थे, बुरी तरह से हार गए थे। और जब अशोक का मृत्यु होती तो लोगों ने अशोक के सिंहासन को उखाड़ दिया था, सिंहासन को ही उखाड़ दिया था लोगों ने। इतने लोग जो थे वो अशोक से रुष्ट थे। लेकिन जब तक अशोक जिंदा था कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, पूरे भारतवर्ष में कोई विद्रोह नहीं होता। उसका डर इतना था, उसका खौफ इतना था, उनको पता था कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, ये चलाना नहीं बोले हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद जो कलिंग था वो पुनः फिर संपन्न हो जाता है। और कलिंग में एक राजा जो है वो बहुत प्रमाण जो है चेदी वंश का जो प्रमाण है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। इस वंश का प्रतापी राजा मैंने आपको बता दिया खारवेल था। कौन था? खारवेल बहुत ही प्रतापी राजा था और इसने दोबारा अपना प्रतिशोध लेने के लिए दोबारा पुनः मगध पर आक्रमण कर दिया था। अब अशोक तो मर गया था, उसके बाद और राजा हुए। तो खारवेल पर जब, एक बार मैं आपको बता दूं, नंद वंश चला हुआ था। जब नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद ने क्या किया था? जो लास्ट का राजा था नंद वंश का वो कौन था? धनानंद। धनानंद ने तो कुछ नहीं किया था, केवल उसने एक नहर बनवाई थी। और जब ये पद्मानंद हुआ, पद्मानंद जो था संस्थापक था ये नंद वंश का, तो उसने उड़ीसा पर उसने भी आक्रमण किया था। मगध में जो भी आता था ना वो सीधा उड़ीसा पर आक्रमण कर देता था। तो उड़ीसा पर उसने भी आक्रमण किया था, ये कलिंग पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण के समय उन्हें एक जीनसेन की मूर्ति मिली थी। किसकी? जीनसेन या जीन शीतलनाथ को भी कहा जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जीनसेन या जीन शीतलनाथ की मूर्ति मिली थी और महापद्मानंद उसको कहां ले गया था? पाटलिपुत्र में ले गया था। और फिर खारवेल ने, जब खारवेल राजा हुए तो उन्होंने दोबारा मगध पर आक्रमण किया, क्योंकि मगध तो कमजोर हो चुका था। पहले जैसा मगध होता तो खारवेल आक्रमण नहीं करता, उसको पता था कि बहुत ही खराब यहाँ के राजा हैं। तो जब उसकी सत्ता कमजोर हो गई तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और उस मूर्ति को, जो मूर्ति महापद्मानंद ले गया था, जीनसेन की मूर्ति या क्या बोलते हैं शीतलनाथ की मूर्ति, उसको दोबारा फिर अपने कलिंग में ले आया, यानी उड़ीसा में ले आया था। तो इस तरह से मैंने जो बताया चेदी वंश है, चेदी वंश ये 8वां वंश था। तो जो मगध था उस पर 7 ही राजवंशों ने शासक किया है और चेदी वंश जो था वो था कलिंग यानी उड़ीसा का राजवंश था। तो इस तरह से मैंने ये आपको मौर्य अंतरकाल बता दिया है। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।